अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मशरक़ वुस्ता के अंदर एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इस बार जो आगे बढ़ के ये मामले में पेशरफ्त की है या डेवलपमेंट की है या बड़ा स्टेप लिया है, वह तुर्की ने लिया है। तुर्की ने अपने दुश्मनों के ऊपर धाक तो पहले ही बिठाई हुई थी, अब तुर्की ने अमली तौर पे जो काम वो शाम में करता रहा है, अब उसने वही काम इराक के अंदर करने का फैसला कर लिया है। तैयब उर्दगान के आने के बाद तुर्की जिस तरीके से मुतहर्रिक हुआ था और उसकी खारजा पॉलिसी के अंदर तब्दीली आई थी, उस खारजा पॉलिसी का अमली मुजाहरा हमें शाम और अब इराक के अंदर देखने को मिलेगा। इस अहम मामले को लेके एक बड़ा ऐलान सामने आ गया है। तुर्की के जो वजीर हैं, वजीर दाखिला, उन्होंने ये ऐलान किया है कि तुर्की इराक के उस इलाके में जहाँ पे जो कुर्दिस्तान बनाने की बातें होती हैं या कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे मिलिट्री बेस कायम करने का फैसला हो गया है, बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। और इसको लेके जो इराक की हुकूमत है उसने बाकायदा रेजिस्ट करना शुरू कर दिया है। और आपके लिए इसमें खबर यह है कि जो ईरान है, ईरान भी नहीं चाहता कि तुर्की यहां पे अपनी उस तरह से मिलिट्री प्रेजेंस शो करे जिस तरीके से वो शाम के अंदर कर रहा है। तो आप यूं कह सकते हैं कि ईरान ने भी इसकी मुखालफत की है और ईरान ने एक बाकायदा सिग्नल भेज दिया है तुर्की को। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भेजा है। और तीसरा इस सारे कहानी के साथ जुड़ती हुई बात यह है कि तैयब उर्दगान जो है वो जो बाइडन के साथ मिलने जा रहे हैं, आर्मेनिया के जेनोसाइड के उस वाक़े के बाद भी ब्रसल्स के अंदर जून के महीने में उनकी मुलाकात हो रही है और कहा यह जा रहा है कि ये एग्जिट की लास्ट एक कोशिश या आखिरी रसूमात हो सकती हैं और तुर्की नेटो को छोड़ने का ऐलान कर सकता है। तमाम तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो जनाब, सबसे पहले आपको बताएं कि तुर्की को 2-3 महाजों के ऊपर शदीद दबाव का सामना था। एक तो ये जो सारा मुल्हिका इलाका है जो शाम, इराक और तुर्की के साथ लगता है, यहाँ पे जो पीकेके है, जो इस सिलसिले में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है, वो मुसलसल तुर्की के ऊपर हमले भी करते हैं और वो एक जदोजहद कर रहे हैं, ये उनका ख्याल है। वो एक जंग लड़ रहे हैं तुर्की के खिलाफ। उस जंग का मकसद ये है कि कुर्दों के ऊपर मुश्तमिल वो इलाके, चाहे वो कुर्द तुर्की के अंदर रहते हों, चाहे वो कुर्द इराक के अंदर रहते हों, चाहे वो कुर्द शाम के अंदर रहते हों, इनके ऊपर मुश्तमिल एक कुर्दिस्तान यानी एक आज़ाद मुल्क बना लिया जाए। और ये मामला सदाम हुसैन के दौर में भी रहा, लेकिन अब तुर्की ने, चूंकि अब तुर्की कुछ मुआहिदों से आगे बढ़ रहा है और उर्दगान के आने के बाद उन्होंने थोड़ा ऑफेंसिव होना शुरू हो गया। जिस तरीके से उन्होंने शाम के अंदर ऑपरेशंस किए हैं, तो शाम के अंदर भी उन्होंने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस शो की, अपनी बेस कायम की, जिसके बाद उन्होंने अपने दुश्मनों को चुन चुन के मारना शुरू कर दिया। और अमेरिका के साथ भी उनकी अनबन हुई, जिसके बाद ट्रंप ने अपनी फोर्सेस को विड्रॉ किया और जब उसने अपनी फौज को निकाल लिया तो फिर उर्दगान साहब को खुल के खेलने का मौका मिल गया। अब जस्टिस एंड डेवलपमेंट जो पार्टी है उर्दगान साहब की, उनका एक बंद कमरे में इजलास हुआ है और उस इजलास के अंदर फैसला किया गया है कि जो मॉडल हमने शाम के अंदर अडॉप्ट किया, सीरिया के अंदर अडॉप्ट किया, वही मॉडल अगर हम इराक के अंदर फॉलो करें तो हम इन कुर्दिस्तान वालों का कोई हल निकाल सकते हैं। अब इस बुनियाद के ऊपर ये ऐलान के शिमाली इराक के अंदर एक जो मिलिट्री बेस है यानी फौजी अड्डा कायम किया जाएगा और इस फौजी अड्डे को लेके वजीर दाखिला ने बाकायदा ऐलान किया है। अब ये जो कुर्दिस्तान की वर्कर्स पार्टी पीकेके है, जिसको अमेरिका समेत बहुत सारे ममालिक दहशतगर्द तंजीम के तौर पे डिक्लेयर कर चुके हैं, ये तुर्की के ऊपर हमले करते हैं। और इस दौरान जो इस महीने के अंदर हमने आपको एक खबर दी थी कि तुर्की ने क्या किया कि उसने अपने F-16 इस्तेमाल किए, उसने ड्रोन्स इस्तेमाल किए, उसने हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए और ग्राउंड फोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए यहां पे बाकायदा ऑपरेशन लॉन्च किया। और उससे ये कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के लोग दबाव में आए,
जब वो दबाव में आए तो उसके बाद तुर्की ने फैसला किया कि दबाव यहां रुकना नहीं चाहिए। और आप हैरान होंगे कि हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक ये जो मेटीना रीजन है और कंदील ये जो माउंटेन है, यहां पे तुर्की के पहले से ही तकरीबन 5000 फौजी डिप्लॉयड हैं, यानी 5000 फौजी मौजूद हैं। और इन 5000 फौजियों के मौजूद होने के बाद भी अब तुर्की ने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। अब यह फैसला तो हो गया है, अब अगली बात यह है कि क्या यह फैसला इंप्लीमेंट भी हो जाएगा, यानी क्या इराक ये मिलिट्री बेस कायम करने देगा और इराक का सबसे बड़ा इत्तेहादी ईरान क्या ये कायम करने देगा, ये है असल खबर। इस मामले को लेके जो ऑपरेशंस करता है तुर्की, जहां पे कुर्दिस्तान वालों के खिलाफ बगदाद और अंकारा के दरमियान अनबन रहती है। दोनों ममालिक एक दूसरे के सफीरों को बुलाते हैं, एहतजाज करते हैं, और अब भी यही हुआ है। अब भी इस फैसले को इराक की हुकूमत ने इसको देखा यह है कि जनाब ये हमारी सालमियत के खिलाफ है। इराक की सिर्फ हुकूमत नहीं है बल्कि इराक के अंदर पार्लियामेंटेरियंस का एक ग्रुप है, उसने ये ऐलान किया है कि अगर हम अमेरिका को अपने मुल्क में रहने की इजाजत नहीं दे सकते और हम उनको निकाल रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि जनाब हम इस सिलसिले में इन लोगों को इजाजत दें। अब ये शाम वाली कार्रवाई दोहराना चाहते हैं। शाम में 2016 से लेकर अब तक इन कुर्दिस्तान वालों के खिलाफ तुर्की ने 3 बड़े ऑपरेशंस किए हैं, और शाम में भी उसकी मुखालफत होती है और यहां पे मुखालफत होती है। अब ईरान क्यों मुखालफत कर रहा है? ईरान भी यह समझता है कि इराक की जो सालमियत है, जो सॉवरेनिटी है, ये उसकी खिलाफ वर्जी है और ये काम इराक की मर्जी के बगैर नहीं होना चाहिए। यानी इराक की सरजमीन पर इराक की मर्जी के बगैर फौजी आप कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं या फौजी अड्डा कैसे कायम कर सकते हैं। और अब जनाब आली इसके अंदर जो असल कहानी है वो ईरान वालों की है। पिछले कुछ चंद दिनों के दौरान वो मलेशिया जिसकी हिमायत ईरान करता है, जो मलेशिया अमरीकियों के ऊपर रॉकेट्स फायर करती है, बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल करती है और ड्रोन्स इस्तेमाल करती है, उसने तुर्की के फौजियों के ऊपर भी हमला किया है। उस हमले के अंदर एक फौजी जख्मी और बाद में शायद उसकी जान नहीं बची, ऐसी खबरें आई हमारे पास। ये मैसेज यूं समझें कि जब उन्होंने उस मलेशिया ने हमला किया तो इसका मतलब यह था कि ईरान ने यह सिग्नल दे दिया है जो तुर्की है कि उसको ये काम ना करो। लेकिन दूसरी जानिब इस मामले के इख्तलाफ से हटके एक इत्तेफाक भी हो रहा है, और यह मैं आपको पहले कहता रहा हूं, यानी कुछ मामलात पे आपका इख्तलाफ हो सकता है, कुछ पे इत्तेफाक भी होगा। मैं आपको कहता रहा हूं कि एक इत्तेहाद है तुर्की का, ईरान का, रशिया का, चीन का, पाकिस्तान का। उस इत्तेहाद की अब एक और नई डेवलपमेंट आई है। इस वक्त अमेरिका के और तुर्की के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा है। ट्रंप के दौर में ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए क्योंकि ट्रंप और जो उर्दगान साहब है उनके दरमियान एक जाती सतह पर रब्ता था। अब हुआ यह है कि जब आर्मेनिया के जेनोसाइड वाली कहानी शुरू हुई तो उसके बाद तुर्की ने रेजिस्ट करना शुरू कर दिया। अब जनाब आली ब्रसल्स के अंदर जो नेटो की समिट है उसके अंदर इन दोनों की मुलाकात मुतवक्के है, और ईरान को लेके, मशरक़े वुस्ता को लेके जो डेवलपमेंट हो रही है, जो पेशरफ्त हो रही है, ऐसे में तुर्की ने यह फैसला कर लिया है कि भाई ये नेटो तो हमें सपोर्ट नहीं करेगी, ये तो जब चाहेंगे हमारे ऊपर करेंगे। जिसकी बुनियाद के ऊपर ब्रसल्स के अंदर अमेरिकी सदर जो बाइडन और जो उर्दगान की मुलाकात होनी है, इस मुलाकात के दौरान दीगर सरबराहान भी हैं। इत्तलात ऐसी हैं कि तुर्की जो है वो बाकायदा तौर पे अब ब्रसल्स के इस समिट के दौरान नेटो को खैर बात कह सकता है, और ये तुर्की की तारीख का एक बड़ा फैसला होगा। वो तुर्की जो अपने आप को सेकुलर कहता है और वो यूरोप का इत्तेहादी रहा, यूरोपीय यूनियन का पार्ट बनने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उस यूरोपीय यूनियन ने तुर्की को अपना हिस्सा नहीं बनाया। और अब वो तुर्की मुसलमानों का केस दुनिया के सामने पेश कर रहा है। वो तुर्की इसराइल की मुखालफत करता है, यहां पे ईरान के साथ उनका इत्तेहाद बन जाता है। वो तुर्की सऊदी अरब की मुखालफत करता है, यहां पे इत्तेहाद बन जाता है। अमेरिका की मुखालफत करता है, इसकी बुनियाद के ऊपर ईरान के इत्तेहाद बन जाता है। तो ये डेवलपमेंट
आने वाले चंद दिनों के दौरान आपको देखने को मिल सकती है। मुझे उमर दराज गोंदल को आप ट्विटर और फेसबुक के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।